देखिए, जनसांख्यिकी असंतुलन किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के लिए, उसकी अखंडता के लिए खतरे की घंटी है। दुर्भाग्य से भारत जैसा देश जिसने 67 साल पहले इस जनसांख्यिकीय असंतुलन के कारण अपने बड़े बड़े भूभाग खोए हों, विभाजन की त्रासदी झेली हो, वह आज भी इस खतरे के घंटी से, जनसांख्यिकीय असंतुलन की इस रुझान से वह आज भी सचेत दिखाई नहीं दे रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका एक ही कारण है कि इस देश में समान नागरिक संहिता लागू नहीं है, जनसंख्या नियंत्रण का कोई प्रभावी कानून नहीं है। जो जनगणना के परिणाम आए हैं, नतीजे आए हैं, वो साफ साफ ये दर्शाते हैं कि इस देश में हर मुसलमान के लिए 5.6% हिंदू है। तो इसलिए एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये भौकाल बनाती थी कि इस देश के बहुसंख्यों को अल्पसंख्यों से खतरा है, वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है, गैर जिम्मेदाराना है और तथ्यविहीन है। तो इसलिए ये आंकड़े एक बात सीधी सीधी साबित करते हैं कि इस देश के बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक से खतरा नहीं। तो इसमें हम नहीं समझते कि जो कुछ फिरका परस्त ताकतें जो बार बार हमारे हिंदू भाइयों के सामने ये एक हवा खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं कि मुसलमानों की तादाद बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, कि वो हिंदुओं की तादाद से आगे चले जाएंगे। इस फिगर से ये बात साबित हुई है कि ये बात इसमें कोई हकीकत नहीं है और मुसलमानों और हिंदुओं की पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर जो है वो कहीं उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। एक बात तो है, जो ग्राफ जो रिपोर्ट आई है उसको अगर आप बैलेंस से पढ़ेंगे तो सभी जो 6 मुख्य धर्म के मानने वाले इस देश में लोग हैं, उन सब का ग्रोथ रेट कम हुआ है। तो एक जो मैसेज ये है कि सबों को ये रियलाइज हुआ है कि देश की बहुत बड़ी हुई आबादी देश के लिए अच्छी नहीं है और सभी समुदाय के लोगों ने उसमें कमी लाने का प्रयास किया है, ऐसा लगता है। सवाल कास्ट सेंसेक्स के आंकड़ों के नजरिए का भी है और नजरिया आपने देखा सबका अपना अपना है। शौकत अली साहब डीडवाना से और राजेंद्र जैन साहब अजमेर से हैं। इन दोनों कॉलर्स के साथ फिर मेहमानों का रुख करेंगे। शौकत अली साहब। शौकत साहब। राजेंद्र जैन साहब, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा जी कि आंकड़े जो है देश की एकता के लिए, देश की मजबूती के लिए, प्रगति सूचक के लिए होता है। और इसके बावजूद मैं ये बताना चाहता हूँ कि धर्म के आधारित जनगणना जो है उसमें शिक्षा का ध्यान रखते हुए मुस्लिम भाइयों को भी विचार करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शंकर अग्रवाल साहब, सीधे तौर पर बीजेपी की मंशा फिलहाल शुरुआत से सवालों में घिरी नजर आती है, कोशिश ध्रुवीकरण की है। ऐसा लगता है इन आंकड़ों को जिस तरीके से पेश किया गया, आंकड़ों को पेश करने का नजरिया अलग हो सकता था, प्रेजेंटेशन अलग हो सकता था, वक्त अलग हो सकता नहीं। देखिए, बात यह है कि अभी अपन ने जितनी चर्चा करी और जितने ये अपने इनके रिएक्शन सुने, उनके अंदर सब में अपने अपने भिन्न भिन्न मतभेद हैं। सरकार को आंकड़े पेश करने थे, अगर बिहार चुनाव के बाद करते तो यूपी का चुनाव आ जाता, यूपी चुनाव के बाद करते तो पंजाब और पश्चिम बंगाल का चुनाव आ जाता। तो ये तो कभी ना कभी पेश करना था। अभी आप चाहे कभी भी कह दो कि सरकार ने ये केवल बिहार चुनाव के लिए किया, उसके बाद में यूपी चुनाव के लिए, फिर उसके बाद में किसके चुनाव के लिए, तो ये विषय नहीं है। मैं विषय 2 बातें कहना चाहता हूँ। अपने राजीव साहब ने कहा, हसन साहब ने कहा कि ये जो है आप धर्मनिरपेक्ष और हिंदू राष्ट्र को लेकर के चल रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं उनको साफ कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक रहे परम पूजनीय गुरु जी, वो 40 वर्षों तक संघ के संघ चालक रहे। और आप तो हिस्ट्री के विद्यार्थी हो, आप पूरा उनका भाषण सारे के सारे लिपिक हैं, उनके लिपिक भाषण है। उन भाषण मैं उस पर नहीं जाऊंगा। योगी आदित्यनाथ कौन है? योगी आदित्यनाथ कौन है? वो क्या बोल रहे थे? एक मिनट मेरी बात करने दो मुझे। मैं योगी आदित्यनाथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी बात कर रहा हूं। बीजेपी के सांसद है, आप बीजेपी के प्रतिनिधि हैं। नहीं, सांसद विचारधारा की बात है ना, वो धार्मिक नेता है, उनका अपना विचार हो सकता है। मैं जो बात कर रहा हूँ, सांसद को मान्यता नहीं देंगे। नहीं, कोई मान्यता की बात नहीं है। मैं मान्यता की, मैं अमान्य की बात नहीं करता हूँ, लेकिन वो कोई पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। उन्होंने अपनी बात कही है, वो अपना विचार मतभेद भेद कुछ हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि उनके 40 साफगोई से कहा और आप इसको घुमाकर कहेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं,
आप चाहे अपने नजरिए से कुछ भी देखें, 40 वर्षों के उनके पूरे भाषण पढ़ लें जिनके आधार पर आप ये कहते हो कि साहब आप हिंदू राष्ट्र को लेकर चल रहे हैं, उसमें एक भी जगह पर उन्होंने मुसलमानों की आलोचना नहीं की। उन्होंने केवल ये कहा कि सब लोगों को मुख्य धारा में लाने की आवश्यकता है। उसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, 1 मिनट समय ज्यादा लगेगा। दिल्ली के अंदर, गाजियाबाद के अंदर मेरे एक मित्र हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट ने मेरे साथ ये किया, मेवाड़ यूनिवर्सिटी के नाम से उनकी यूनिवर्सिटी भी है और वहाँ पर इंस्टीट्यूशन चलाते हैं। मैं एक दिन उनके पास में हमेशा जाता रहता हूँ, मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने कहा तुरंत आओ, आपको बहुत अच्छी चीज़ दिखाएंगे। मैंने कहा, मैं गया तो वहाँ भगत सिंह की जयंती थी और उनके इंस्टीट्यूशन में 4700 बच्चे, जो यूपीएस गवर्नमेंट के समय में एक योजना लागू हुई थी, उससे पहले भी चल रही थी, वो धीरे चल रही थी, बाद में लागू हुई कि कश्मीर और जहाँ के भी जो बाहर के बच्चे हैं, कश्मीर के बच्चों के लिए स्पेशली कि भाई वो जो भी बच्चे यहाँ आकर के हायर एजुकेशन में जाना चाहेंगे उनको सरकार हॉस्टल से लेकर के खाने पीने का, रहने का सारा खर्चा देगी। उनके इंस्टीट्यूशन में 4700 बच्चे, लड़के और लड़कियां पढ़ते हैं, 2000 लड़के हैं लगभग और 2000 से भी ज्यादा लड़कियां हैं, और उनके माँ बाप आते हैं। और वो ताजा तर्कों पर क्या बात साबित करती है? मैं साबित ये करना चाहता हूं कि ये सवाल आप जो इस तरह से कर रहे हो ना कि हिंदू और मुसलमान, उसको छोड़ दें, बात विकास की मैं नहीं कर रहा हूं। सवाल जो खड़ा हुआ है उस पर बहस कर रहे हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? मैं यही कह रहा हूं, आज ये बात, ये विकास से जुड़ा हुआ विषय है। आप केवल, मेरा ये सिंपल ये कहना है कि मुझे इसमें विकास नजर नहीं आया, माफ कीजिएगा, मुझे इसमें विकास नजर नहीं आया, इसीलिए सवाल किया और इसीलिए ये बहस हुई। सुनील जी आपके पास आऊंगा। सुशील शर्मा जी आप बने रहिएगा। सुनील जी, विकास कहां पर है इस विजन में? देखिए, पहली बात तो बताऊं आपको, मेरे मित्र जो शंकर जी हैं, मैं इनको सम्मानपूर्वक बात कहना चाहता हूं कि अगर आपको गुरु गोलवलकर के बारे में पढ़ना है तो वी एंड आवर नेशनल लॉ डिफाइन को एक बार पढ़ लीजिए। आपको पता लग जाएगा उनका अल्पसंख्यकों के बारे में, मुसलमानों के बारे में क्या दृष्टिकोण था। वो एक अलग बात है कि वी एंड आवर नेशनल लॉ डिफाइन जैसी जो पुस्तक है उसको आज आरएसएस भी उसको डिसोन कर रही है। ये आपको बताना चाहता हूं। एक तो इंटरेस्टिंग बात ये है। अब आ जाइए, आप इन आंकड़ों की बात करते हैं तो मैं पहले से दिन से आपको कह रहा हूं, इसके पहले बात तो इसका हॉक्स क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए, कि लिए भय का वातावरण क्रिएट नहीं किया जाना चाहिए। लगातार पहली बात तो कहा जाता रहा है कि जब मुसलमान 20% हो गए, कभी आप कहते हैं 25% हो गए, कभी क्या हो गए, तो पता लगा 14%। ये पहली बात तो, इस बात को बहुत अच्छी तरह समझने की बात है। दूसरी बात ये कि पॉपुलेशन की अगर आप ग्रोथ टेंडेंसी देखेंगे आप, तो इसमें भी कोई दोहराई नहीं है कि अकेले अगर आप मुस्लिम्स की बात करें, केवल इन्हीं 10 सालों के अंदर उनकी 5% ग्रोथ रेट स्लैश डाउन हुई है, टूटी है। अब दूसरी सी बात अगर आप बात करें कि अगर आज की तारीख में उनकी अगर 24% ग्रोथ रेट है, अब मैं इसको इस तरह से समझूं इसको भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वो ग्रोथ रेट क्यों है, भयावह तस्वीर के रूप में पेश किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल। सुशील शर्मा जी जयपुर से, आप क्या कहेंगे? नमस्कार सुनील जी। जी सर नमस्कार, बताएं। सर ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है कि यहाँ की इस ढंग से आबादी बढ़ रही है, वो हिंदू की बढ़ रही है, मुसलमान की बढ़ रही है, इस बात पर इसका चर्चा अलग से हो सकती है, लेकिन आंकड़े ये बता रहे हैं कि आबादी बढ़ रही है और आबादी बढ़ रही है तो बहुत खतरनाक स्थिति। और मैं समझ रहा हूँ इस वक्त को इन्होंने चुना है, चुनाव के जो बिहार चुनाव है, इसको ये ऐसे ढंग से मुद्दा बना के करें, ये तुरंत के सारे पत्ते काम में लेंगे मोदी जी। तो जितने ले सकते हैं ना, जिनके पास पुराना जो पड़ा है, मनमोहन सिंह जी ने नहीं किया, अब हम करेंगे। ये चुनाव जीतने के लिए अभी 125 करोड़ का पैकेज दिया है, अब ये आंकड़े पेश कर दिए और अभी चुनाव के नजदीक आता है, 2-4 बातें और करेंगे, कैसे चुनाव जीता जाए, ये सारे गुण इनमें है। और ये झूठे, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब। चुनावी गणित है पूरी तरह से जी साफ नजर आ रही है। आप किन किन चीजों को देखेंगे, आदित्यनाथ को नकार रहे हैं, साधियों को नकार रहे हैं, गलियों में कुछ कहते हैं, देश की फिक्र है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो अपने आप को चोगा पहन रखा नेशनलिज्म का, राष्ट्रीयता का, वही एक्चुअली अगर देखा जाए तो हमारे लिए खतरा है। इसलिए कि जब विकास तभी होगा जब देश में शांति होगी जी, अफवाह नहीं होगी। और ये पूरा जो ढांचा बनाने की कोशिश की जा रही है और आखिर में जाकर ये माफ करें जातिगत भी हो जाएगा। ये बीमारी रुकने की नहीं है। तो मेरी जो चिंता है वो ये है कि हमें सभी समाजों के अंदर तालीम, एजुकेशन हो। आप मुसलमानों से अगर आप कुछ लोग डरते हैं या डराने का आप काम कर रहे हैं तो मुसलमान यूँ तो डरेगा नहीं। ये मेरा देश है, मैं जिस प्रकार से प्रोग्रेस करना चाहता हूँ उसमें अगर ऑब्स्टेकल अगर आप खड़ा करते हैं तो हम इसके लिए लड़ेंगे और जरूर लड़ेंगे। ये किसी का, आरएसएस का या बीजेपी का देश नहीं है, ये प्रोफेसर हसन का देश है ये। और इसमें इनको ये बखेड़ा हम नहीं करने देंगे मेजॉरिटी माइनॉरिटी के नाम से। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इशू है, इशू ये है कि क्या हमें गरीब लोगों के लिए एफर्मेटिव एक्शन तालीम के अंदर
पर्यावरण सुधार के लिए, मैं वही बात ये शिक्षा के लिए, मैं वही बात नहीं, कर नहीं, रहा था आप कि वो हायर एजुकेशन में जा रहे कह रहे हैं, आप मैं आप यही बात शाखाओं में नहीं कहते हैं, मैं हसन साहब यही बात कर रहा था, प्राइवेट बाजारों में नहीं कहते हैं आप मुझे बता दीजिए जितने भी पब्लिक मंच पे कह रहा हूँ, वहाँ पर लाखों लोग सुन रहे हैं, तो गली में कहाँ गली में जाएगा कि नहीं जाएगा? बता रहा हूँ कि राजस्थान के जितने भी मारवाड़ी घरानों में बिजनेस है उसमें आप बता दीजिए कि कितने क्रिश्चियंस और मुस्लिम को जॉब मिलता है। ये जब से मार्केट खुला है तो आईटी के अंदर मुस्लिम बच्चियां जा रही हैं। आज मैं आया हूं, एक गरीब मुस्लिम लड़की, मेरी बात सुनिए आप, एक मुस्लिम लड़की जो है उड़ीसा की यहाँ के पढ़ती है, उसके पास पैसे नहीं है, फीस नहीं है और बहुत ब्राइट लड़की है, उसके लिए आज पैसे का बंदोबस्त करने की कोशिश की जा रही है, तो ये तलब उसको समझा नहीं जा रहा है। इसके अंदर सवाल यह है, और इसका सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी जिक्र है, मैं उस पर लौटूंगा। दो दर्शक हैं, उनसे बात करते हुए उस्मान खान साहब जयपुर से और खालिद कुरैशी साहब बीकानेर से। उस्मान साहब, आपकी क्या राय है? नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार सर। ये योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी हो, ये कभी इस तरीके की बात क्यों नहीं करते कि मुस्लिमों की जनसंख्या तो चलो इनको टेंशन हो रही है, कभी इस तरीके की बात क्यों नहीं करते कि मुस्लिमों की बच्चों को एजुकेशन कैसे दिया जाए, या मुस्लिम इतना पीछे है उनको आगे कैसे बढ़ाया जाए, या मुस्लिम है, कभी इनके मुंह से इस तरीके की बातें क्यों नहीं निकलती? चलिए मैं बात करूंगा उस पर। खालिद साहब, आप क्या कहेंगे? नमस्कार। जो उस्मान भाई ने जो बात कही बिल्कुल सही है सर। दूसरा, मैं सभी नेताओं से अपील करूंगा जो मतलब किसी भी धर्म के हो, वो चाहिए मतलब देश को जोड़ने की बात करे, तोड़ने की बात न करे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। दिनेश खंडेलवाल साहब, सवाल यही है कि अगर कोई पिछड़ा है तो उसको आगे लाने की बात होनी चाहिए, उसका तरीके पे बात होनी चाहिए, अगर कोई खामी है तो उसकी सुधार की बात होनी चाहिए। खतरा खामी में नजर आता है, ऐसा क्यों लगता है आपको? वास्तविक चिंता तो जिनकी बढ़ रही है जनसंख्या, उन्होंने की भी है कि शिक्षा अगर बढ़िया होगी, अच्छी होगी, तो निश्चित रूप से जनसंख्या घटेगी। लेकिन जहाँ योगी आदित्यनाथ का नाम बार बार में लेकर के कह रहे हैं, तो उन्होंने बिल्कुल फैक्ट्स और तथ्य पर कहा है, तथ्य आधारित पर कहा है, चाहे भाजपा वाले उनको नकारे या ना नकारे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जनसंख्या के आधार पर और भारत का दो विभाजन बड़ा हुआ, 14% के वहां पर 2% पाकिस्तान में रह गए हैं, 22% के 9% बांग्लादेश में आ गए हैं, तो ये केवल पेट से पैदा होकर के जनसंख्या नहीं बढ़ रही, उसके साथ साथ में कन्वर्जन भी बढ़ता है। जहां पर मुसलमान 40-50% से ऊपर जाते हैं, तो फिर ये दूसरा कारण भी इसके साथ में सम्मिलित होता है। यहाँ तो कहीं ना कहीं का आरोप लगा रहे हैं। एक दौर था कि जब आप बांग्लादेशी विस्थापितों का सवाल उठाते, पाकिस्तान से आते शरणार्थियों का सवाल उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं उठाना चाहिए? देश की सुरक्षा का मामला है तो सभी विषय लेने चाहिए, और रोग को छुपाने से मर्ज दूर नहीं भागता है, सामने लाना ही पड़ेगा। आपको लगता है ये इतना बड़ा फैक्टर है, इतना बड़ा फर्क जो आ रहा है उसके पीछे ये फैक्टर मानते हैं आप? भय किसको है? भय किसको है? जिन्होंने अपने देश का विभाजन देखा है, भय उनको है जी कि क्या वापस जनसंख्या के आधार पर नहीं पहुंच जाएगा। ये योगी आदित्यनाथ की फर्क किस बात का है? मैं एजुकेशन की बात हम करते हैं, तालीम को देने की बात करते हैं, पिछड़ों को आगे लाने की बात करते हैं। देखिए, देश को जो खतरा है ना, हाँ, देश को खतरा जो है वो उन चोरों से है जो टैक्स नहीं देते हैं, जो अडल्ट्रेशन करते हैं फूड के अंदर, मेडिसिन के अंदर जो है वो कौन करते हैं, सबको मालूम है। ये आज हमारी सेना के लोगों को वन रैंक 1 पेंशन नहीं दी जा रही है, और उन्हीं के बूते के ऊपर जो उनको कम्युनलाइज किया गया है आर्मी को, हमारे लोगों को, और उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही है। तो इनका तो सारा वित्त और व्यापार से संबंधित इनका है जो है खतरा। इस बात का है कि जो लोग देश की जड़ें खोद रहे हैं, पॉपुलेशन अगर 60% भी अगर मुसलमान अगर हो जाए देश के अंदर, मेरा ऐसा मानना है कि उनकी आइडेंटिटी मुस्लिम आप कह सकते हैं, वो कैसे खतरा हो जाएगा वो? चलिए मैं इस पर बात करूंगा। अशोक पंडित साहब के साथ ब्रेक पर जाऊंगा। राजीव जी, मैं आपके पास भी लौटूंगा। अशोक पंडित साहब, आपकी राय बताएं। जी नमस्कार रईस जी। जी सर, नमस्कार। हाँ, मैं इसको दुर्भाग्यवश कहूँगा, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा विषय आज आपके टीवी चैनल पे बहस में लाएंगे। दूसरी बात ये कहूँगा कि RSS और बीजेपी का एक ही ध्येय है कि बीजेपी को कैसे, ना मुसलमान को कैसे पछाड़ा जाए, इसकी बुराइयां कैसे की गई। देश के हित में और देश हित में ये कोई बात न करते हैं न करेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक पर रुक रहे हैं, आप देखते रहिए, बिग फाइट लाइव जारी है।